हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज आदित्य केशव एंड आई एम हेयर टू टीच यू हिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप अभी 6th क्लास में भी पढ़ के आए हैं हिस्ट्री का थोड़ा बहुत, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो हम उससे आगे आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिर भी आपको मैं एक रिवीजन दे देता हूँ, क्विक रिवीजन 6th क्लास का, जिससे आपको पता रहे कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहली टर्म जो होती है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री होती है एक स्टडी पास्ट इवेंट के बारे में। ठीक है, आप ये चीज़ नोट करते चलिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, बाकी मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ। तो जैसे कि हमने पढ़ा, हिस्ट्री होता है पास्ट इवेंट की स्टडी। उसके बाद देखा जाए तो मेनली जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले आती है एशियंट, साथ के साथ आप मेरे लिखते रहिएगा ये। सेकंड होती है मिडिवल एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉडर्न। तो चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है पहला, उसका नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। सो हमारे चैप्टर का जो मेन फोकस होगा वो हमारा होगा मिडिवल हिस्ट्री पे। तो हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में आज बात करते हैं। देखा जाता है कि मिडिवल हिस्ट्री जो है हमारी अराउंड 1000 ईयर्स कवर करती है। तो एग्जैक्ट देखा जाए तो ये होगी हमारी 700 to 1700 CE। जैसा आपको पता है CE का मतलब होता है यूनिट, मतलब जिससे हम ईयर्स को मानते हैं। ठीक है, तो आज हम आप अपनी बुक का पेज नंबर 5 खोल लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ इवेंट ऑफ पास्ट। ये हमने आपको बताया कि हिस्ट्री होती है इवेंट ऑफ पास्ट को स्टडी करने का काम। अगला, हिस्ट्री डिवाइड इनटू एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स, जो आपको सबको पता है पहले से। इसके अलावा अगली लाइन देखा है, इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द मिडिवल पीरियड। जैसे कि मैंने बताया कि मिडिवल पीरियड पर हम फोकस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिस्ट्री सबसे पहले डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। साथ के साथ जो मिडिवल हिस्ट्री है वो भी अपनी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हिस्ट्री डिवाइड हुई एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। देन मिडिवल इज ऑल्सो डिवाइड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट, early medieval, that means 700 to 1200 CE। ओके, नोट डाउन करिए इसे। तो अब आगे चलते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड पार्ट, लेट मिडिवल, ये हमारी होगी 1200 टू 1700 CE। ओके, जो हमारा ये पार्ट था ये 1000 ईयर को डिवाइड वो कर रहा था, डिनोट। ओके, तो अब हम पहली हेडिंग पढ़ते हैं, डिफरेंट टर्म यूज टू डिस्क्राइब आवर इंडिया। सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने नोट डाउन करा होगा टर्म्स, तो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है डिफरेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब आवर इंडिया। दैट मीन्स इंडिया को हम किन किन नामों से बुलाते हैं। हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हमारे लिए सबसे पहली ज़रूरत की चीज़ ये है कि हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। कि हम पूरी दुनिया के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश के बारे में नहीं जानते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है ये चीज़ आगे। ठीक है, तो हम इंडिया को पढ़ते हैं। अब शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र मतलब आपने देखा होगा पूजा पाठ होती है, पंडित किताबें लेके आते हैं, बुक्स लेके आते हैं, तो उनमें इंडिया को इंडिया नहीं बोला जाता। उनमें इंडिया का नाम 2 तरह से लिया जाता है। सबसे पहले इंडिया का नाम लिया जाता है भारत वर्ष। आप स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष। ओके, दूसरा जो नाम इंडिया का शास्त्रों में लिया जाता है वो है जम्बू
द्वीप। ये दो नाम आप नोट डाउन करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो नामों के अलावा भी इंडिया को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आर्यवर्त। अगर आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे पुराण होते हैं, हिंदी माइथोलॉजी में पुराण होते हैं, तो वैसे ही एक पुराण में ऋग्वेद, जो हमारा सबसे पहला वेद माना जाता है हिस्ट्री में, आप उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ऋग्वेद क्या होता है, उसमें कितनी चीज़ें होती हैं। तो ऋग्वेद में भारत को जिस नाम से, इंडिया को जिस नाम से प्रोनाउंशिएट किया जाता है, जिस नाम से बोला जाता है, वो है आर्यवर्त। अब आर्यवर्त क्यों बोला जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आर्यवर्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि आर्यंस यहाँ रहते थे। आर्यंस मतलब आप, हम सब आर्यंस में आते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, रंग के हिसाब से लोगों को क्लासिफाई किया जाता था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो हमारा जो रंग होता है नॉर्मली देखा जाए तो हमारा ब्राउनिश रंग होता है, तो उस हिसाब से हमें आर्यंस बोला जाता था उस टाइम पे। ठीक है, तो आर्यन से आया वर्ड आर्यवर्त, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक और नाम जो आपने इंडिया के बारे में बहुत सुना होगा, वो नाम है भारत। आप नोट डाउन करिए, फिर मैं भारत के बारे में आपको बताता हूं। सतयुग में इंडिया को भारत बोला जाता था क्योंकि एक किंग थे उस टाइम पे भरत, उनके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया था। ऐसा हमारे पुराणों में या फिर हमारे पुराने माइथोलॉजी बुक्स में दिया हुआ है, जिसे हम सतयुग को हम साथ में गोल्डन एज भी बोलते हैं। अब नोट डाउन करिए, सतयुग को गोल्डन एज भी बोला जाता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम्स में नहीं आती, पर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होनी चाहिए, कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए कि हमें पहले की चीज़ें पता है। हिस्ट्री ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक स्टोरी है जिसे हमें ध्यान लगा के पढ़ना है। आगे चलेंगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी। अब ये सब चीज़ें तो हो गई इंडिया के अलग नाम। अब हमें जानना है इंडिया, इंडिया नाम कहाँ से आया। तो इंडिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड मतलब एक लैंग्वेज है ग्रीस, वहाँ की लैंग्वेज है ग्रीक, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रीक वर्ड है ये, जिसका नाम है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रीजन बियॉन्ड द रिवर इंडस। तो आप ये नोट डाउन करिए कि रीजन जो होगा, इंडस रिवर जो हम देखते हैं, इंडस रिवर आज के टाइम में उसे बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम पानी हो गया उसमें, लेकिन इंडस जो पुराने लोग आते थे, जैसे कोई ईस्ट से इंडिया की साइड आ रहा है या फिर वेस्ट से इंडिया की साइड आ रहा है, तो वो अंदाज़ा लगाते थे कैसे, तो उस अंदाजे के लिए उन्हें पता होना चाहिए था कि इस जगह को क्या बोलें, इंडिया। तो इंडिया इसलिए बोला जाता है कि इंडस रिवर के बाद जो लैंड आएगा या फिर जो देश आएगा उस देश का नाम इंडिया होगा, तो यहाँ से इंडिया का नाम आया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इंडस रिवर आज के टाइम में देखा जाए तो इंडस रिवर का जो नाम है जो हमें याद करना चाहिए वो होती है सिंधु। सिंधु एक्चुअली इंडस रिवर जो है आज के टाइम में सिंधु नाम से जानी जाती है। इंडस रिवर मोस्टली आज के टाइम में पाकिस्तान में है, इंडिया में इतनी नहीं है ज़्यादा पोर्शन उसका, लेकिन फिर भी एक टाइम पे तो 1947 से पहले पूरा ये एक ही लैंड था, एक ही लैंड फॉर्म था। अभी इस वजह से इंडस को सिंधु बोला जाता है आज के टाइम में, इंडस नाम पहले के टाइम में चल रहा था। तो आगे आते हैं, हमारे देश को एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज हिंदुस्तान। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो दो वर्ड्स का मीनिंग है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज सिंधु प्लस हिंदू, हिंदूज। इन वर्ड को कंबाइन करके ये वर्ड बनाया गया था हिंदुस्तान, द लैंड ऑफ हिंदूज। ओके, लैंड ऑफ
हिंदूज। अब इसे नोट डाउन करिए साथ के साथ। इंडिया का हमने नाम देखे, जो मेनली नाम आज के टाइम में हम नॉर्मली यूज करते हैं, एक तो भारत हो गया, एक इंडिया हो गया। तो भारत वर्ड जो है, लैंड ऑफ भारत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इन दो वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जैसा हमारा पास्ट में था इंडिया, जैसे आपने सुना होगा इंडिया को सोने की चिड़िया तक बोला जाता था, वैसा और आज के टाइम का इंडिया बहुत अलग है आपस में। तो इसीलिए जो मीडियल टाइम था बीच का, जो एशियन में इंडिया बहुत ज़्यादा रिच कंट्री थी। प्रेजेंट में हम सब देख रहे हैं क्या चल रहा है, लेकिन जो मीडियल टाइम था, जिस टाइम पे इंडिया पे बहुत इन्वेडर्स आए थे, मतलब बहुत हमले हुए थे इंडिया पे, उस टाइम पे इंडिया की जो इमेज थी सोने की चिड़िया से लेकर आज के टाइम में वो कैसे चेंज हुई, यही हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया पे बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारे इन्वेडर्स आए। एक टर्म्स आप लिख लीजिए, इन्वेडर्स, ये आपकी बुक में नहीं दी होगी तो आप ये नोट डाउन करिए। इन्वेडर्स क्या होते हैं? हमला करने वाले। दैट मीन्स जिन बाहर के लोगों ने या जिन बाहर के राज्यों ने इंडिया पे हमला करा, या किसी भी देश पे कोई भी हमला करता है, तो जो हमला करता है उसे इन्वेडर्स बोला जाता है। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे के लिए पता होना चाहिए। तो कुछ इन्वेडर्स जो इंडिया आए, उनके हिसाब से इंडिया क्या था, अब हम देखते हैं। पहले इन्वेडर का जिसका हम नाम देखेंगे वो है मिन्हाज ए सिराज। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखिएगा, मिन्हाज ए, ये आई दे रखा है, आई को हम जब प्रोनाउंशिएट करेंगे तो ए बोलेंगे, मिन्हाज ए सिराज। इसके लिए हिंदुस्तान क्या था? इसके लिए पूरा इंडिया जो आज के टाइम में हम देखते हैं वो हिंदुस्तान नहीं था, इसके लिए बस कुछ एरिया हिंदुस्तान थे। वो एरिया क्या थे? पंजाब, हरियाणा, लैंड ऑफ गंगा, तो पहले इन्वेडर जिसने हिंदुस्तान को बताया कि उसके हिसाब से हिंदुस्तान क्या था, वो था मिन्हाज ए सिराज। उसके हिसाब से हिंदुस्तान बस पंजाब, हरियाणा और जो गंगा के आसपास का हिस्सा था या ज़मीन थी वो हिंदुस्तान थी। उसके अलावा उसमें साउथ इंडिया उसने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, साउथ ना ईस्ट इंडिया, ठीक है। इसके बाद ये इन्वेडर का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे उसका आपने नाम बहुत सुना होगा, वो है बाबर। बाबर के बारे में आजकल बहुत से बच्चे जानते हैं। बाबर के लिए इंडिया क्या था? बाबर के लिए हिंदुस्तान था फोना एंड कल्चर, कि जितना भी हमारे यहाँ फोना से आप समझते हैं फल सब्जियां जो हम खेती बाड़ी करते हैं, फोना में सब होता है। कल्चर मतलब डांस फॉर्म, अलग अलग तरह का रहना सहना, कपड़े पहनने का तरीका, ये सब कल्चर में आते हैं, भाषा है। तो जहाँ तक भी खेती बाड़ी होती थी वो कल्चर था, उसके लिए बाबर के लिए वो हिंदुस्तान था। चलिए आगे चलते हैं। मेनली ये जो लैंड था जहाँ कल्चर या फोना होता था, हमेशा खेती बाड़ी कहाँ होगी हमें समझने की जरूरत है। खेती बाड़ी हमेशा उस एरिया में होती है जिस एरिया के पास से कोई नदी जा रही हो, मतलब गंगेटिक प्लेन्स फॉर एग्जांपल। गंगा जब जा रही है तो उस लैंडफॉर्म के आसपास खेती बाड़ी करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में हम देखें तो गंगा उत्तर प्रदेश से जा रही है उत्तराखंड तक होते हुए, लेकिन जो फर्टाइल लैंड माना जाएगा जो गंगा के आसपास का इलाका है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पानी और जो मिट्टी होती है वहाँ की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो बाबर के लिए हिंदुस्तान से वो एरिया था जहाँ पर वो खेती बाड़ी हो सकती थी। वो एरिया मोस्टली क्या था, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक।
इन दोनों के बीच का जो एरिया था बाबर के लिए वो हिंदुस्तान था। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने देखा मिन्हाजुल सिराज आया, फिर बाबर आया, लेकिन इन दोनों के अलावा इंडिया को फिर इंडिया कहा किसने? हम आज के टाइम में जो इंडिया देखते हैं वो इंडिया क्यों है कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा लैंड फॉर्म एक इंडिया के रूप में क्यों जाना जाता है? वो सब जाना जाता है अंग्रेजों की वजह से। ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो उन्होंने इस पूरे एरिया को, ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को इंडिया बोला, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। ये हमें जानने की जरूरत है। अब मिडिवल इंडिया की हम बात करेंगे तो मिडिवल इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रही, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वही हम सब इस बुक में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम मिडिवल इंडिया पे आते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा आपने महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा, आपने छत्रपति शिवाजी के बारे में सुना होगा। ये सब एक पर्टिकुलर इंडिया पे राज नहीं करता कभी, इन्होंने कुछ एरियाज थे जिन पे ये राज करते थे। तो मिडिवल इंडिया का जो टाइम था वो यही टाइम था जहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा थे इंडिया में। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज़ादी से पहले इंडिया में 512 राज्य, छोटे बड़े राजा महाराजा थे 512, जिन्हें सबको मिला के हमारा ये पूरी कंट्री बनी। तो इसलिए हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट राजा महाराजा की बात आती है वो आती है नॉर्दर्न साइड में, मतलब जिस उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इस साइड जो राजा थे। सबसे पहले राजपूत हुए। राजपूत राजाओं के बारे में यहाँ बहुत पढ़ा जाता है कि यहाँ राजपूत राजाओं का बहुत राज चला। राजपूत भी एक तरह के नहीं, राजपूत भी दो तरह के होते थे। पहले सूर्यवंशी, देन चंद्रवंशी। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि इन राजाओं के टाइम में क्या हुआ। ये तो थे नॉर्दर्न में, नॉर्दर्न की तो हमें बात हो गई। अब सदर्न की बात करते हैं। सदर्न में भी बहुत राजा थे। नॉर्थ में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हुई राज्य के लिए जितनी साउथ में हुई हैं। साउथ में छोटे छोटे राज्य बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से वहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि हम देखें तो साउथ के जो मेन थे वो थे 4। सबसे पहले आते हैं पवार, सेकंड नंबर पे आते हैं प्रतिहार्स, थर्ड नंबर पे आते हैं वो आते हैं सोलंकीज, और जो फोर्थ नंबर पे आते हैं वो हैं चौहान्स। तो इन सब के बीच में मेनली जो लड़ाइयाँ होती थी राज्य के लिए वही होती थी। ये सब जो थे इनका जो मेन एरिया था आबू धाबी की साइड था। आबू धाबी से लेकर संघ वशिष्ठ, दे कॉल्ड देमसेल्व्स अग्निकुल, ये सब अपने आप को कहते थे अग्नि कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल इवेंट जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुए इंडिया में। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेडर्स आए थे। इन्वेडर्स कहाँ से आए थे? टर्किश थे, अफगानी थे। तो सबसे पहले जो इन्वेडर इंडिया में आया वो थे टर्किश, और दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले जिसने हमला किया इंडिया पे वो थे महमूद गजनी। महमूद गजनी ने इंडिया पे हमला किया, उन्होंने अपनी सल्तनत बनाई। नहीं, सबसे पहले सुल्तान जो हम इंडिया का माना जाता है वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम में एक चीज़ और चलती थी कि नोबल्स होते थे। नोबल्स मतलब जैसे कि सभागार, कोई भी सभा है उसमें कुछ लोग हैं जो राजा के लिए काम कर रहे हैं, तो उन नोबल्स को उस टाइम पे भेंट दी जाती थी। जैसे लैंड दे दिया किसी को, कुछ जगह दे दी किसी को, सोना चांदी दे दिया। तो उस टाइम पे वो प्रथा बहुत चलती थी। उसके अलावा मिलिट्री के काम भी होता था उस टाइम पे। सब राजाओं के पास अपनी अपनी मिलिट्री थी, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर राजा ऐसा नहीं था जिसकी कोई पॉलिटिकल ट्रेंड देखा जाए उस टाइम पे कि मतलब सब एक ही तरह से चल रहे हो। सबका अलग तरह का पॉलिटिकल एजेंडा था या पॉलिटिकल
प्लानिंग की जाए वो सबके अलग अलग थे। जैसे हम अगली लाइन पढ़ेंगे, द proliferation of new castes, the rise of tribal groups and distinct between rural and urban areas was some of the important social trend of medieval period. That means नई कास्ट बनना, नए रूलर का आना, ट्राइबल ग्रुप्स का ऊपर आना, आपस में रूरल एरिया और अर्बन एरिया में लड़ाइयाँ होना, ये सब चीज़ें जो थी मिडिवल इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर हम आएंगे, इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स ऑफ द मिडिवल पीरियड्स इंक्लूड्स द फ्लोरिशिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो हमला इंडिया पे हुआ, लेकिन अगर हम इनकी पॉजिटिव साइड्स देखें तो इन्होंने व्यापार के लिए, व्यापार के हिसाब से इंडिया का बहुत फ़ायदा करा है। जैसे हम देखेंगे कि रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, ट्रेड, कॉमर्स, चाहे दूसरे देशों से व्यापार, ये मिडिवल टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलन पे था, या मतलब बहुत ज़्यादा फेमस ये चीज़ें करने के लिए। There was a revival of Hinduism in this period. सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट इन द पीरियड। वैसे ही देखा जाए तो दो मूवमेंट इस टाइम पे बहुत फेमस हुए थे। सबसे पहला भक्ति मूवमेंट्स। भक्ति मूवमेंट जो था वो मोस्टली हिंदुओं का था, हिंदुइज्म। लेकिन दूसरा एक और मूवमेंट हुआ उस टाइम पे, सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट से जो रिलेटेड लोग थे वो थे इस्लाम को मानने वाले। अब जहाँ तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमें कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मतलब दीवारों पे आपने निशान देखे होंगे, जो पुरानी आकृतियाँ मतलब फिगर्स बनी होती थी दीवारों पे बताने के लिए, या जिससे हिस्टोरिकन्स क्या होते हैं? अब हिस्टोरिकन्स वो होते हैं जो हिस्ट्री पता करते हैं, हिस्टोरियंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हिस्टोरियंस, who know about history। हिस्टोरियन बनने के लिए स्टडी करते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसके अलावा जो टर्म आपको पता होनी चाहिए, एपिग्राफी। आप इन्हें नोट करिए नोटबुक में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब आपको पता होना चाहिए इंस्क्रिप्शन क्या है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन में आ गई बुक्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। ओके, इन चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं, इन चीज़ों से हम अंदाज़ा लगाते हैं चीज़ों का, तो उसे स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी बोला जाता है। ऐसे एक टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये हमने अभी पढ़ा था इंडिया के बारे में, इंडिया को अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो यूरोप में मिडिवल पीरियड जो होता है हमारा, जैसे हम तो मिडिवल इंडिया बोलते हैं, मिडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन यूरोप में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए। यूरोप में जो टाइम होता है मिडिवल पीरियड, उसे मिडल एज बोला जाता है। ये आप तीनों पॉइंट नोट्स करिए, फिर हम आगे करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, लेकिन हमें पता कैसे चला, किन चीज़ों से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड लिटरेरी सर्वे, लेकिन इन सब के हिसाब से हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें चेंज हुई मिडिवल हिस्ट्री में। क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल टाइम वो टाइम था जिस टाइम पे हमारी कंट्री ने इवॉल्व करा। क्योंकि पहले के टाइम में सिक्के नहीं चलते थे, रुपये नहीं चलते थे, मिडिवल में स्टार्ट हुआ, तो आज के टाइम में हम कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं। आप नॉर्मल नोट देखते हैं, पेपर नोट, उस पहले के टाइम में नहीं चलता था। पहले के टाइम में क्या सिस्टम था कि मैं आपको कुछ सामान दूंगा, आप वो सामान मुझे वापस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास गेहूं है, मेरे पास बाजरा है, आपको बाजरा चाहिए और मुझे गेहूं चाहिए, तो मैं आपको गेहूं दूंगा और आप मुझे बाजरा देंगे। तो इस हिसाब से चीज़ें चलती थी। लेकिन मिडिवल टाइम में क्या हुआ, कॉइन्स बनने स्टार्ट हुए, पेपर करेंसी भी बनी एट द एंड इन लेट मिडिवल टाइम में। लेकिन यही वो चीज़ें थी, यही वो चेंजेस थे जिसकी वजह से हम आज जो करते हैं करेंसी, जो हम कॉइन्स यूज़ करते हैं, पेपर करेंसी यूज़ करते हैं, वो सब इवॉल्व हुई। तो हम सबसे पहले पढ़ना चालू करते हैं सोर्सेज।
दो तरह के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हम 6th क्लास में पढ़ के आए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल, और दूसरे होते हैं लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल आप नाम से ही समझ रहे होंगे, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, खुदाई में चीज़ें निकलती हैं उनके हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं, पेंटिंग्स निकलती हैं, बर्तन निकलते हैं, तो इन सब की स्टडीज़ के लिए आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। जो इंसान आर्कियोलॉजिकल सर्वे से रिलेटेड या सोर्सेज से रिलेटेड होता है उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कभी आपने अंदाज़ा लगाया कि पुराने टाइम में पोर्ट्स निकलते थे, स्टिक्स निकलती हैं, स्केलेटन्स निकलते हैं ज़मीन में खुदाई के दौरान, तो जब वो चीज़ें निकलती हैं तो उन चीज़ों को एग्जामिन जो लोग करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे सोर्सेज के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे, मटेरियल कल्चर चेंज हुआ, आर्टिफैक्ट्स। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हमें पता चला कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे हिस्ट्री में या फिर हमारी इवोल्यूशन में, क्या किन चीज़ों में हेल्प करी है, वो है मॉन्यूमेंट्स। आप में से बहुत से लोग गए होंगे कुतुब मीनार देखने, लाल किला देखने, ताजमहल देखने, ये सब मिडिवल इंडिया में बने हैं। आप में से मुश्किल कोई ऐसा होगा जिन्होंने ये चीज़ें ना देखी हो, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक टाइम पर इन चीज़ों को घूमने या देखने जरूर गए होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो मॉन्यूमेंट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से, कि हमें पता चलता है मिडिवल इंडिया कैसा था। सबसे पहली चीज़ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनाया? ये आप सबके लिए क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि कुतुब मीनार किसने बनाया, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद कुतुब मीनार के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं दिल्ली में, हुमायूं टूम्ब, ताजमहल है आगरा में, वैसे ही साउथ में भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों की स्टडी, इन सब चीज़ों के हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन पहले था कौन बाद में। अब कुतुब मीनार लाल किले से पहले बना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कुतुब मीनार का जिसने बनवाया वो भी लाल किले से बनवाने से वाले से पहले होगा। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है हमारी मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। दूसरी चीज़ जो मॉन्यूमेंट्स के अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अब कॉइन्स क्या होते हैं? कॉइन्स सबसे पहले मिडिवल इंडिया में छापे गए थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तानेट एंड द मुगल इंडिया वेरियस काइंड ऑफ कॉइन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुल्तान्स एंड मुगल एम्परर। जैसे कि हम जानते हैं सुल्तान और मुगल एम्परर ने बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस की इंडिया में, उनमें से एक चीज़ थी कॉइन्स। आप आगे पढ़ेंगे द स्टैंडर्ड ऑफ द मेटल यूज एंड ऑल्सो फ्रॉम द राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन देम। उन पे क्या करा जाता था? सिक्का बना, कोई सिक्का मोल्ड होकर किन चीज़ों का सिक्का बनता था ये जानने की हमें पहले ज़रूरत है। गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, इन सबको अलग अलग नाम से जाना जाता था जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन सिक्कों की बनावट या फिर इन स्ट्रक्चर कैसा होता था। तो हम सिक्का देखेंगे तो सिक्के के साइड या तो सुल्तान की फ़ोटो लगी होती है, सुल्तान को उन्होंने मेड करके डाल रखा होता था उसकी फ़ोटोज़, इस हिसाब से सिक्के बने जाते थे। नेक्स्ट लाइन पर हम आएंगे, बिसाइड दीज कंडीशंस contain evidence relating to the year of accession, the extent of the domination of the sultan and their relation with the neighboring powers. For this, we have abundance of the source from Chola's inscription as well. अब कॉइन्स तो हमें पता चल गए, तो दूसरी चीज़ जो हमें जाननी है वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होती है राजा महाराजाओं के बारे में जब कोई कुछ लिखता है या उसकी पेंटिंग बनाता है। जैसे कि आपने बहुत अकबर की पेंटिंग, बाबर की पेंटिंग, आपने कृष्णदेव राय एक साउथ के राजा थे, उनकी पेंटिंग्स, टीवी पे शोज आते हैं इतने, उन सब में उन्हें कैसे पता चलता है कि ये चीज़ हुई होंगी उस टाइम पे, कैसे अंदाज़ा लगता है। हिस्टोरिकन्स होते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वेज वाले होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, तो इंस्क्रिप्शन होता है जिनमें इनके बारे में लिखा रहता है। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने के बाद हिस्टोरियंस इस अंदाजे पे पहुंचते हैं कि ये चीज़ें कैसी हुई होंगी उस टाइम पे। जैसे कि आप देखेंगे चोलास इंस्क्रिप्शन एज वेल एज इंस्क्रिप्शन एज द वॉल ऑफ ताजमहल। अब आपने देखा होगा इंस्क्रिप्शन खाली बुक्स तक ही सीमित नहीं होते। आप लाल किले जाएंगे, आप ताजमहल जाएंगे तो वहाँ दीवारों पर आपने देखा होगा अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं, पेंटिंग्स बनी होती हैं, बर्ड्स बनी होती हैं, एनिमल्स बने होते हैं, शेप्स होती हैं उनकी। तो ये सब चीज़ें भी इंस्क्रिप्शंस में आती हैं। जैसे कि इंस्क्रिप्शन में बहुत से टाइम पे क्या होता है, जब कहीं भी खुदाई होती है या फिर कहीं भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले
देखते हैं कि इस चीज़ को खुदाई करके देखते हैं यहाँ पे क्या निकलता है, तो उस चीज़ पे भी निशांस बने होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बने होते हैं, उन चीज़ों को देखा जाता है तो पता चलता है कि ये किस टाइम का था, या किस राजा से या किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो अब हम देखें सुल्तान ऑफ दिल्ली द चोलास इशूड मैनी कॉइन्स। सुल्तान, मुगल एम्परर और चोलास, ये सब उस टाइम पे ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉइन्स को किया था। तो आज आपने देखा हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा हिस्ट्री क्या होती है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, हिस्ट्री कितनी तरह की होती है। हिस्ट्री हमने पढ़ी 3 तरह की, एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। उसके बाद हमने पढ़ा मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक होती है, 700 से 1700 तक। लेकिन मिडिवल हिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। मिडिवल हिस्ट्री जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो होती है अर्ली मिडिवल हिस्ट्री एंड लेट मिडिवल हिस्ट्री। तो अर्ली के बारे में हम पहले पढ़ना स्टार्ट करा हमने। तो हमने देखा सबसे पहले कि इंडिया को किस किस नाम से बुलाया जाता था, भारतवर्ष, जम्मूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या चेंज आए, कौन कौन सी डायनेस्टी थी, कौन कौन से राजा इंडिया को इस नाम से बुलाते थे। तो बाबर के अकॉर्डिंग इंडिया अलग चीज़ थी, हिंदुस्तान अलग था, मिराज इस राज के हिसाब से इंडिया अलग था। तो इन सब के लिए इंडिया की डेफिनेशंस अलग अलग थी। लेकिन फिर हमने पढ़ा मिडिवल हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए 3 चीज़ें थी। सोर्स से देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे और लिटरेसी। तो आज हमने पढ़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, इन सब के हिसाब से हम कैसे पढ़ते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी हमें पढ़ना है लिटरेरी, तो वो हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 में। तो जब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।